इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 3 आवर, फाइंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इन ईयर्स। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि अगर डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को 3 आवर कर दिया जाए, है ना, तो जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले 3 आवर का मतलब है 3 टाइम्स कर दिया जाए, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वी नो दैट। ठीक है, तो दिस विल बिकम, अगर अब टाइम पीरियड मान लेते हैं टी डैश हो गया, तो टी डैश का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 आर का क्यूब। ठीक है, क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, और कैसे किया जा सकता है, टी डैश बाई टी का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 आर का क्यूब अपॉन में आर का क्यूब, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 27। ठीक है, और टी डैश का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, दैट मीन्स 27 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी डैश का स्क्वायर, और अगर मैं इसका रूट ले लूँ, सो दिस विल बिकम टी डैश इक्वल्स टू 3√3 मल्टीप्लाई में टी। और क्योंकि आंसर हमें कहा गया है, हमें ईयर्स में दे रहा है। ठीक है, सो 1 ईयर ऑब्वियसली जो टी की वैल्यू है ना, रिवॉल्यूशन पीरियड कितना होता है अर्थ का सन के अराउंड, दैट इज 1 ईयर। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 1 ईयर रख दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√3 ईयर। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड अल्फा पार्टिकल, देन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, सो प्रॉब्लम ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से आया होगा कि ये 3 पार्टिकल हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो कितना रेडियस इनका रहेगा, है ना, किस रेडियस के सर्कल में ये मूव करेंगे अगर इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, सो वी नो दैट द फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो है ना, R इक्वल्स टू mv बाय क्यूबी। ठीक है, और जब पढ़ाया जाता है तो क्या क्या पता है अपने को कि ये ऑलरेडी मोमेंटम के बराबर होता है mv। सो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं p अपॉन में क्यूबी, और p को फर्दर क्या लिखा जा सकता है, दैट इज √2m k, दैट मीन्स k इज काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज राइट। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं 2 और जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो b है, ये सब तो कांस्टेंट ही है। ठीक है ना, किस किस पे डिपेंड करेगा, m और q पर। ओके, सो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो m और q के अकॉर्डिंग सेट होगा। ठीक, सो मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले तो रेडियस जो होगी वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होगी √m अपॉन में q के। ओके, अब हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो अगर प्रोटॉन का मास m मान लें और उस पर चार्ज q मान लें, तो इसी तरीके से ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम पर जो मास होगा वो ऑब्वियसली उसमें 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, सो डबल हो जाएगा इस प्रोटॉन का, दैट मीन्स 2m, और चार्ज जो होगा वो ऑब्वियसली q ही रहेगा। ठीक है, और लास्ट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की अगर बात की जाए, सो दिस इज 4m, 4 न्यूक्लियॉन, और चार्ज जो होता है वो डबल होता है, करेक्ट। हीलियम के न्यूक्लियाई के पास चार्ज जो होगा वो 2q हो जाएगा। डन, तो अब इसको जस्ट हम सेट कर लेते हैं। सो R1 R2 R3 तीनों को नंबरिंग करके हम लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, R1 रेशो R2 रेशो R3। ठीक है, क्या लिखा जाए इसके लिए, रूट में m बाय क्यू, रूट में m डिवाइड बाय q। R2 के लिए क्या लिखा जा सकता है, दैट मीन्स रूट में 2m डिवाइड बाय q, एंड व्हाट अबाउट R3, दैट इज रूट में 4m अपॉन में 2q। ठीक, रूट m बाय q तो चला ही जाएगा, सो व्हाट इट विल बिकम, रेशो 1, करेक्ट। सो ये √4 था, दैट विल बिकम 2, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये रेशियो होगा, आप ऑप्शन दिए हुए होंगे वहाँ पर और उसमें टिक करना होगा आई थिंक। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, सो अगला प्रॉब्लम जो हमारे पास आया है दैट इज कार्नोट इंजन से है ये, है ना। सो क्या है, कार्नोट थ्योरम से प्रॉब्लम है। T1 दे रखा है, यानी सोर्स का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सिंक का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, जो हीट सप्लाई है वो भी हमें गिवन है, वर्क डन हमें बताना है। ठीक है, सो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, W बाय Q जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन में T1, वी ऑल नो दैट दिस फॉर्मूला। ठीक, W निकालना है, Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 5000 किलो कैलोरी, 1 माइनस T2 बाई T1, ऑब्वियसली दिस इज 1000 केल्विन, 273 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करेंगे हम, सो दिस इज 400 केल्विन, राइट। सो 1 माइनस 400 अपॉन में
1000. So this will become I think 2 by 5 and this is 3 by 5. So W is 3 by 5 multiply 5000 kilocalorie. So work done will be 3000 kilocalorie. Okay. So I think ये प्रॉब्लम भी आसान ही था, है ना. अभी तक जो भी प्रॉब्लम हमने की हैं वो सारे फॉर्मूला बेस ही हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. सो आंसर आ गया 3000 किलो कैलोरी. ओके. सो नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम एंड एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स 144%. देन फाइंड इनिशियल चार्ज. ओके. सो चार्ज जो है वो 2 कूलम से इंक्रीज होता है. ठीक है. और एनर्जी स्टोर्ड जो है 144% इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. बिकम्स 144%. ओके. सो हमें बताना है कि इनिशियल चार्ज क्या रहा होगा. ठीक है. सो सबसे पहले तो चार्ज की बात होती है और एनर्जी की बात हो रही है. ठीक है ना. एनर्जी स्टोर्ड की तो फॉर्मूला हम जानते हैं चार्ज में और, है ना, इस जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके बीच का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. यानी कि क्या हम समझे, क्योंकि कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बता नहीं रखा तो उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं. ठीक है. U जो है प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब Q स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब जो चार्ज इंक्रीज किया गया है वो 2 कूलम से इंक्रीज किया गया है और जो एनर्जी स्टोर है दैट इज 144% से इंक्रीज कर दी गई. तो हम देख लेते हैं. देखो क्या हो जाएगा. जो नई वाली एनर्जी आएगी उसको हम एक बार U डैश लिख देते हैं, है ना. और या फिर इसको सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता है. U का ये कितना होगी 144% होगी. ठीक है. डन. और जो Q होगा वो कितना आ जाएगा. चार्ज कितना इंक्रीज हुआ है 2 कूलम से. तो क्या मैं इसको Q+2 का ऐसे लिख सकता हूँ. करेक्ट. तो Q की वैल्यू पूछी गई है ऑब्वियसली. इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा. कैसे सॉल्व करना है. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड. दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं. दैट मीन्स मैं यहाँ पर 2/1 करने वाला हूँ. 2/1 अगर कर दिया जाए सो दिस विल बिकम 144/100 इक्वल्स टू Q+2 अपॉन में Q का होल स्क्वायर. करेक्ट. और आई थिंक रूट ले लेते हैं दोनों तरफ. दिस विल बिकम 12/10 1 + 2/Q. सो दिस इज 6/5 एंड इसको इधर ले आते हैं तो 1/5 इक्वल्स टू 2/Q. सो जो Q आया हमारे पास वो कितना आ गया. दैट इज 10 कूलम. करेक्ट है. Q की वैल्यू आ गई 10 कूलम, है ना. सो यही हमसे पूछा गया था. चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टफेस्ट क्वेश्चन वाली सीरीज आई थी फिजिक्स में उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था और वैसा ही क्वेश्चन वापस से अपन को जेईई मेन में देखने को मिला है. तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है करंट इन लोड रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले अपन ने बताया था कि आप इस डायोड को डिस्कनेक्टेड मान लेंगे. फिर इसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज निकालनी है. ये 10 वोल्ट है. ये अपने पास 8000 ओम है, मतलब 8 किलो ओम है. और यहाँ पे अपने पास 1 किलो ओम है. और ये जो V अक्रॉस लोड आएगा ये अपने पास, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में से, मतलब ये तो है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है. तो अपने पास जो VL आएगा तो VL अपन जो सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ते हैं उसी को अपन यूज़ कर लेते हैं. दैट इज 1/1 + 8 मल्टीप्लाई 10. तो दैट विल बी 10/9 वोल्ट. और ये जो है ये ग्रेटर देन 1 वोल्ट तो है. क्या ये ग्रेटर देन 5 वोल्ट है क्या. नहीं. इसका मतलब VL इज लेस देन 5 वोल्ट. अगर VL 5 वोल्ट से छोटा है इसका मतलब जो डायोड है आपका जीना डायोड वो कौन से रीजन में काम कर रहा है. ये रिवर्स रीजन में काम कर रहा है. ये ब्रेक डाउन रीजन में नहीं गया है अभी तक. अगर ब्रेक डाउन रीजन में गया नहीं है तो इसका मतलब इस 5 वोल्ट का कोई भी काम नहीं है. ये कंप्लीटली सर्किट डिस्कनेक्टेड रहेगा. ये अपने पास वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा. इसका मतलब इसमें से उतनी ही करंट जाएगी जो अपने पास सीरीज सर्किट होते हुए जाने वाली है. तो अपने पास करंट इन लोड रेजिस्टेंस अपने पास कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम. तो दैट विल बी और करंट 10/9 मिली एम्प्स. क्वेश्चन ऐसा ही फॉर्म हुआ होगा. ठीक है ना. अगर अपने पास ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता तो इसमें करंट कितनी जाती. इसमें करंट चली जाती इफ VL इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट.
अगर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने पास 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा होता तो ये अपने पास ब्रेकडाउन रीजन में होता, और ब्रेकडाउन रीजन में होता तो फिर क्या होता, तो अपने पास इसके अक्रॉस 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता, और 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता तो यहाँ पे अपने पास लोड रेजिस्टेंस में करंट जाती है 5 डिवाइड बाय 1 किलो ओम, मतलब IL वुड बी 5 मिली एम्पियर्स। लेकिन अपने पास एज क्वेश्चन गिवन अपने पास 10/9 मिली एम्पियर जाएगी, जो डायोड होगा वो रिवर्स रीजन में काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन अपने पास, ये अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, केटीजी का है जनरली। तो हीट गिवन टू ए सिस्टम कंटेनिंग मोनो एटॉमिक गैस। अगर अपने पास मोनो एटॉमिक गैस है तो सबसे पहले अपने पास ख्याल आना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी केवल इसके पास Q/4 वर्क डन बाय द गैस। अपने पास जो मोनो एटॉमिक गैस को जो हीट गिवन है ना, वो अपने पास Q है, मतलब यहाँ पे अपने पास Q लिखना चाहिए। ठीक है, और Q के अंदर से Q/4 जो है वो वर्क डन है, देन मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, हीट गिवन डिवाइड बाय N डेल्टा T, यही होता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अपने पास बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं, हीट गिवन इज इक्वल्स टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, Q माइनस Q/4 दैट इज 3/4Q। ये इंटरनल एनर्जी आ गया। तो इंटरनल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T। सही है, तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे इसको 3/4Q। तो यहाँ से देखो N डेल्टा T की वैल्यू निकाल लो। तो N डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, F की वैल्यू भी लिख लो 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो अपने पास आएगा यहाँ से Q डिवाइड बाई 2R, Q डिवाइड बाय 2R। ठीक है ना, और अभी अपन को पूछा गया है C, तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा K डिवाइड बाय N डेल्टा T और Q डिवाइड बाय 2R। तो यहाँ से अपने पास आंसर आने चाहिए 2R। तो मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी अपने पास कितनी बनेगी, 2R। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सर्कुलर मोशन से आया हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप कि इसी तरीके का क्वेश्चन हो। ठीक है ना, स्ट्रिंग हैविंग मास m रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड इन वर्टिकल सर्किल। बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अपने पास मोस्ट प्रोबेबल जो पोजीशन हो सकती है वो या तो टॉप पोजीशन हो सकती है या फिर बॉटम पोजीशन हो सकती है। दोनों का ही अपन चेक कर लेते हैं। अगर मैं बॉटम पोजीशन के बारे में बात करूं तो अपने पास देखो टेंशन तो ऊपर की तरफ बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा अपने पास mg, और इसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट v, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख पाएंगे, t माइनस mg इज इक्वल्स टू mv² बाई r। लेट्स से रेडियस इज r ऑफ दैट सर्किल। तो t आ गया अपने पास mg प्लस mv² बाई r। ये टेंशन आ गई अपने पास बॉटम पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम ही है, लेकिन जो टेंशन है वो इधर, और mg भी किधर, इधर। इसको अपन t डैश बोल देते हैं। ठीक है, या फिर t टॉप और t बॉटम के हिसाब से करते हैं। इसको बोल देते हैं t बॉटम और इसको बोलते हैं t टॉप। ठीक, तो ये अपने पास t भी हो गया। तो अपने पास यहाँ से t ऑफ टॉप, इसके बारे में अपन बात करेंगे। t ऑफ टॉप प्लस mg इज इक्वल्स टू mv² बाई r। तो अपने पास यहाँ से टेंशन जो बनेगी दैट इज mv² बाई r। v तो कांस्टेंट है, माइनस ऑफ mg दैट इज टेंशन एट टॉप। तो अपने पास यहाँ पे से दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है, बॉटम पे टेंशन ज़्यादा आ रही है और टॉप पे टेंशन कम आ रही है। तो अपने पास बोला है सेम थ्रू आउट द मोशन, गलत बात। मैक्सिमम एट द टॉप नहीं, मिनिमम आनी चाहिए। मिनिमम एट टॉप सही है ना, मिनिमम व्हेन स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल। तो मिनिमम अपने पास कहाँ पे बननी चाहिए, टॉप के ऊपर। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर 9/4, फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिन। ठीक है, तो अपने पास दो वेव्स हैं, मे बी दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स और मे बी SHM। ठीक है ना, दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन सेम बनेगा। इंटेंसिटीज का रेशियो अपन को गिवन है, जैसे I1 और I2 का अपन को रेशियो गिवन है, दैट इज 9/4। ठीक है, और अपने पास आई मैक्स और आई मीन का रेशियो बनता है अपने पास आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन। तो ये बनेगा अपने पास √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 माइनस ऑफ √I2 इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ अपन I2 का डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो I2 का डिवीजन करेंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, √I1 प्लस I2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 डिवाइड बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन क्या बनेगा, देखो I1 डिवाइड बाय I2 की वैल्यू अपन को दे रखी है 9/4, तो 9/4 से कितना आ गया 3/2 प्लस 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, देखो यहाँ से बन गया अपने पास 5, तो 25/4 डिवाइड बाय यहाँ से बनेगा 1/2 मतलब 1/4, तो दैट विल बी 25। मे बी दिस क्वेश्चन केम इन इंटीजर। ठीक है ना, इस वजह से आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है लॉन्ग सिलेंडर रेडियस आर, चार्ज डेंसिटी रो अपन को गिवन है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है और ये रो है। ठीक, इसकी लेंथ अपन को नहीं गिवन है। क्यू रिवॉल्विंग अराउंड सिलेंडर, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। ऐसा क्वेश्चन KVPY में भी आ चुका है पहले। ठीक है ना, तो अपन समझ लेते हैं इसको कैसे है। ये देखो इस पे डेंसिटी अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन को गिवन है और इसकी लेंथ अपन को गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली तो अपन को नहीं पता बट वी कैन गिव सम टेंटेटिव आइडियाज। तो अपने पास लेंथ L है, इसकी अगर अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है मतलब कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो अपन को चाहिए होती है लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से अपने पास क्या बनेगी, सिग्मा इंटू L। ठीक है, अगर लैम्डा दे रखी होगी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अपन लैम्डा यूज कर लेंगे, और अपन को सिग्मा दे रखा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो अपन इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, वो कैसे घूमेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जैसे कि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, और ये किसी एक वेलोसिटी v से घूम रहा है। तो अगर ये वेलोसिटी v से घूम रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से mv²/r लिख पाएंगे इसको, या फिर अपन बोले सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू E ऑफ E इज इक्वल्स टू mv²/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर एट डिस्टेंस r कितना होता है, E इंटू 2k लैम्डा डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू mv²/r। तो r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन को चाहिए हाफ mv², यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² की वैल्यू देखो कितनी होगी, यहाँ पे हो गया E k लैम्डा। ठीक है, अगर अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो लैम्डा को अपन इसके टर्म्स में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ अपने पास ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू 60 मिली कूलम, मतलब एक कैपेसिटर है उसको इनिशियली कितना चार्ज दे दिया गया है, 60 मिली कूलम। इफ प्लेट लॉसेज चार्ज एट 1.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर सेकेंड, मतलब अपन को ये भी दिया गया है कि जो चार्ज है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, या फिर अपन लॉस मान लेते हैं ना, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो रहा होगा। ठीक है ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो अपने पास कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होगी, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। लेट्स से कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे अपने पास माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज चेंज हो रहा होगा, है ना, बिकॉज डी क्यू बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अपने पास चार्ज चेंज हो रहा है तो यहाँ से अपने पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो होता है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। और फाई को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? फाई इज अ फ्लक्स जो कि अपने पास इतने एरिया से पास कर रहा होगा। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। तो E इंटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? Q डिवाइड बाई E, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास जो फाई बनेगा दैट इज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, ठीक है ना। तो अपने पास फाई की वैल्यू, और अपन डी फाई बाई डी टी भी निकाल लेते हैं। तो डी फाई बाई डी टी अपने पास कितना बनेगा? देखो, डी फाई बाई डी टी विल बी सेम, एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास डी क्यू बाय डी टी। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी टी इन दिस इक्वेशन वी विल गेट आई डी। आई डी इज एप्सिलॉन नॉट से तो कट जाएगा ये, तो अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी। तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर होगी? इसी के बराबर हो जाएगी, डी क्यू बाय डी टी के बराबर, ठीक है। चलिए